नमस्कार, मैं हूं शिवानी और आप देख रहे हैं जर्नल मिरर। आज हमारे साथ AIMIM के दिल्ली प्रेसिडेंट कलीम उल हफीज़ जी मौजूद हैं। आइए हम उनसे देश के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि कल ओवैसी जी के घर के ऊपर जो है वो हमला किया गया और ये हमले कई बार हुए, मतलब पहली बार नहीं हुआ ऐसा। तो आपको क्या लगता है ये जानबूझ के मतलब ये करवाया जाता है, क्यों हो रहा है ये बार बार? देखिए, ये थर्ड हमला था और ये हमला बहुत ही सुनियोजित था। एक हिंदू सेना ने उसकी जिम्मेदारी भी ली। सच बात ये है कि ये बीजेपी और आरएसएस की सबसे कंसर्न है और जो देश संभाला हुआ है बीजेपी ने, उसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। जीडीपी रसातल में चली गई है, रुपया अब तक का सबसे कमज़ोर है, बेरोज़गारी आज़ाद हिंदुस्तान की चरम सीमा पर है, किसान आंदोलन और ख़ास तौर से कोरोना में जो सूरत हाल है बहुत बदतर है। और इसके अलावा सरहदें महफूज नहीं हैं, विदेश नीति फ्लॉप हो चुकी है। यानी देश में कोई भी एक ऐसा मोर्चा नहीं है जिसमें बीजेपी कामयाब हो। तो बीजेपी का ये एक ख़ास मोडस ऑपरेंडी है कि वो अपनी नाकामयाबियों से या नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का वो षड्यंत्र रचवाती है। दूसरी बात, जो उत्तर प्रदेश में जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे बीजेपी केंद्र से भी ज़्यादा नाकाम है। वहाँ जिस तरह से लाशें गंगा में तैरीं कोरोना के दौरान, जिस तरह से वहाँ ऑक्सीजन का फुकदान रहा, और वहाँ पे भी बेरोज़गारी देश की परसेंटेज से भी ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में। तो ये वहाँ से भी ध्यान हटाने का ये एक प्रयास था। हम ये कल भी हमारी डिमांड थी और आज भी हमारी डिमांड है कि आखिर बीजेपी इस तरह के हमले करा के देश को क्या मैसेज देना चाहती है। क्या देश का गृह मंत्री इतना असहाय है कि एक सांसद जिसकी कोठी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के ठीक बराबर में है, दिल्ली पुलिस का जो मुख्यालय है वो दूसरी साइड में है, और दिल्ली का या हिंदुस्तान का जो वीवीआईपी पुलिस स्टेशन है जिसको पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन कहते हैं वो बिल्कुल सामने है। ऐसी जगह भी अगर महफूज नहीं है सांसद, तो बताइए, गृह मंत्री जवाब दें इसका कि वो कौन सी जगह होगी भारतवर्ष में जहाँ पे कोई महफूज होगा। और अगर उनकी बस की बात नहीं है कि वो आप अपने सांसद की भी हिफाजत नहीं कर सकते, तो फिर उनको गृह मंत्री रहने का कोई हक नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आपका जो सवाल है कि ये तो पूरी देश की सुरक्षा व्यवस्था, पूरे देश की एक वैचारिक जो पैरालिसिस हो चुका है, उस पर सवालिया निशान है इस घटना से। इसीलिए कल से हम इसको बिल्कुल सीरियस लिए हुए हैं। पूरी दिल्ली AIMIM का एक एक वर्कर, पदाधिकारी, जिम्मेदार सब सड़कों पर हैं। और कल हमने 6 घंटे मेहनत करने के बाद FIR कराई। आज उनकी कोर्ट में पेशी हुई। उसमें 5 आरोपियों में से 4 को जेल भेज दिया गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत पे, और एक को, चूँकि हथियार रिकवर नहीं हुआ था और वो कॉन्स्पिरेसी अभी पूरी तरीके से नहीं समझ में आ रही थी पुलिस को, तो 24 घंटे की उसने रिमांड मांगी है। वो आरोपी फिर कल, जो मुख्य आरोपी है वो फिर कल पेश होगा। तो ये पूरा घटनाक्रम है। दूसरी चीज़ ये कि अभी यूपी में चुनाव का माहौल है और उसी बीच में मौलाना कलीम सिद्दीकी जी को जो है वो अरेस्ट किया गया है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब मैंने कहा ना, ये सारे वही बीजेपी के या भगवाधारियों के या सांप्रदायिक ताकतें होती हैं, वो इसी तरह के हथकंडे अपनाती हैं। मौलाना कलीम सिद्दीकी की जो उनका जो काम है, उनका जो कद है, वो बहुत बड़ा है। उनको न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता है। वो बहुत ही शरीफुल नफ्स इंसान है। उनके साथ इस तरह का बर्ताव, और वो भी चुनाव के लिए और माहौल को सांप्रदायिकता में बांटने के लिए, ध्रुवीकरण करने के लिए अगर ये बीजेपी कर रही है, तो ये निहायत अफसोस की बात है। और हम तो सिर्फ इतना कहेंगे कि इतना मत गिरिए कि फिर उठ भी ना पाए। ठीक है, अभी तो आपके हाथ में देश अभी 7 साल ही में आया है। देश को तो बरसों से है ये देश, और बरसों तक रहेगा। लेकिन आपके हाथ में क्या सत्ता आई कि आपने इंसानियत की सारी कदरें गिरा दी। आपके सामने कोई ना मजहबी लोगों की कीमत है, ना प्रोफेशनल की कीमत है, ना विद्वानों की कीमत है, न आप स्कॉलर्स की कदर जानते हैं।
ना तो आपको नॉलेज है और ना आपको काम करना आता है, सिर्फ आप लोगों को इंसल्ट कर सकते हैं या लोगों को प्रताड़ित कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, तो कर लीजिए, कितना करेंगे। तो मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब पे तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अभी न्याय व्यवस्था बाकी है इस देश में। पुलिस जितने चाहे झूठे इल्ज़ाम लगा ले, जितने चाहे किसी भी सियासी आका के दबाव में आके और किसी को फ़ायदा पहुंचा दे सियासी, लेकिन आखिर में सच ज़रूर सामने आएगा। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब निर्दोष साबित होंगे और इस तरह के जो भी मामलात, अभी चूँकि चुनाव में भी वक्त है, अभी हमें ऐसा खदशा है, हम समझते हैं कि जिस तरह की बीजेपी की कारकर्दगी है कि अभी और इस तरह के वाक़े सामने आएंगे। जी, हम चुनाव की बात कर रहे हैं तो एनसीडी की चुनाव दिल्ली में अभी कुछ महीने बाद होगी, तो उसमें आप इलेक्शन लड़ेंगे, तो एआईएमआईएम कितनी सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी? मतलब देखिए, एआईएमआईएम उन सब सीटों पे इलेक्शन लड़ेगी जहां से वो उसे जीतने की संभावना होगी। सवाल ये है कि अभी हमारा जो टारगेट है वो दो ग्रुप हैं जिनको बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हाशिए पर डाल दिया है। उसमें एक मुसलमान और दूसरा अल्पसंख्यक उनके साथ, उसमें हमारे सिख भाई भी हैं, क्रिश्चियन भाई भी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरा ग्रुप है दलित। इन दो ग्रुप को इन तीनों पार्टियों ने बहुत छला है, इनका वोट लिया, इनको बहलाया और फुसलाया, लेकिन इनकी कोई ना तो इनको हिस्सेदारी दी, ना इनका कोई काम किया, ना इन्हें डेवलपमेंट में शामिल किया। आप चले जाएं दलित बस्तियों में, आप चले जाएं मुस्लिम बस्तियों में, आपको सारा ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कौन सी दिल्ली में आ गए आप। तो उन पे हमारा मेन नज़र है, उनकी आवाज़ बनने की मजलिस कोशिश करेगी। तो जाहिर है कि जहाँ जहाँ उन लोगों की तादाद ज़्यादा होगी वहाँ हम पहले चरण में लड़ना चाहेंगे। अभी कितनी सीटें होंगी ये वक्त आने पर हम आपको बताएंगे, अभी हमारा काम चल रहा है। चुनाव की बात कर ही रहे तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके जो मेन मुद्दे होंगे चुनाव लड़ने के लिए वो क्या होंगे? देखिए, एमसीडी चुनाव है, मुद्दे तो वही होंगे जो एमसीडी का जिससे सरोकार है, यानी सबसे पहले साफ सफाई, स्वास्थ्य और प्राइमरी शिक्षा। लेकिन इन दो मुद्दों, इन दोनों वर्गों का और भी कुछ मसाइल हैं। इनसे ऊपर इनके लिए इनको एहसास कराना कि ये भी इस मुल्क के, इस दिल्ली स्टेट के या शहर के इज़्ज़तदार शहरी हैं। तो पहले तो हम इनमें वो हौसला, वो धैर्य, या यूँ कहिए कि वो उनके अंदर हम एहसास जगाना चाहते हैं कि वो अपने आप को इस हिस्सेदार समझे। दूसरा, बाकायदा जो सत्ता का सिस्टम है, चाहे एमसीडी हो, उसमें भी एक सत्ता है, उस सत्ता में हम इनको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। तो सत्ता की हिस्सेदारी हमारा मेन मुद्दा है। उसके बाद जाहिर है जब सत्ता की हिस्सेदारी आ जाती है तो फिर बहुत सारे जो उसके अंदर में काम आते हैं सत्ता के अंदर में, वो काम भी होंगे, और वो काम होंगे तो फिर उन इलाकों का डेवलपमेंट भी होगा। मैं आपको थोड़े ही दिन पहले की बात याद कराना चाहती हूँ, कोविड के वक्त की, जब भारत ने ऐसे मंजर देखे जो हमने कभी नहीं देखे थे। लोग अपनी ज़िंदगी के लिए हॉस्पिटल के लाइन में खड़े थे, ज़िंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन की लाइन में खड़े थे, और जो मर गए वो अपने आप को, मतलब उनके फैमिली वाले उनको जलाने के लिए, दफनाने के लिए लाइनों में खड़े थे। तो आपको क्या लगता है, जनता ये सब भूल जाएगी और जो सत्ता में है उनको फिर से वोट देगी जो जनता है वो? देखिए, इतनी बड़ी तकलीफ थी कि इस सदी की सबसे बड़ी तकलीफ थी, तो इसको भूलने का तो कोई मतलब नहीं होता। अब सवाल ये है कि इसके गुनहगार भी वही लोग हैं जिन्होंने तकलीफ दी। भाई, दिल्ली सरकार के और केंद्र सरकार दोनों के हिस्से में आती है ये चीज़ें। एमसीडी उनके पास है, केंद्र के पास, बीजेपी के पास, और स्वास्थ्य सेवा दिल्ली सरकार के पास है। तो ये दोनों सरकारें मुजरिम हैं उसकी। अब जनता भी ये देखती है कि ऑप्शन क्या है उनके पास, जो ऑप्शन उनको बेस्ट नज़र आता है या लेसर इविल नज़र आता है उसकी तरफ चली जाती हैं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये दो वर्ग तो किसी हाल में भी माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा मौतें इनकी हुई हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही जो है अपनी अलहदगी का या आइसोलेशन का दर्द झेला है। तो ये दोनों वर्ग तो हमारे पास ज़रूर आएंगे। बाकी लोग अब कैसे तय करते हैं, क्या उनको लगता है, और उनको अगर हम जिस तरह से हैदराबाद में हमने, हमारी मजलिस की कामयाबी है और एक मेट्रो सिटी को सर्व करने का एक एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस भी 63 साल का है, अगर उसका फ़ायदा लेना चाहेगी दिल्ली की जनता तो, और हमें मौका देगी, तो हम हर तरीके से उसकी सेवा करने को तैयार हैं।
जी, अभी राबिया सैफ़ी के मामले में आपकी पार्टी और आप खुद काफ़ी सक्रिय नज़र आए हैं। आप उनसे, उनकी फैमिली से मिलने गए, उनके वकील से भी आप मिले। आपने सीबीआई जांच की मांग की, इसके बाद भी सीबीआई जांच का कोई ऑर्डर नहीं आया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो दोनों सरकारें गूंगी बहरी हो गई हैं। सीबीआई जांच तो छोड़िए आप, उनका जो दिल्ली सरकार का प्रोविज़न है, जो दिल्ली डिफेंस कर्मी अगर कोई मर जाए, सिविल डिफेंस कर्मी, तो ऑन ड्यूटी डेथ हो जाए और इस तरह का एक्सीडेंट होकर मर्डर हो जाए, तो उसको 1 करोड़ रुपये का मुआवजे का प्रावधान है। ना वो दिया, न सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन की, न केस हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफ़र कराया। चलिए, ये भी मैं मान लूँ कि ये भी कुछ इसमें कुछ उनका टाइम लग सकता है, लेकिन वो मिलने तो आ सकते थे। दिल्ली का मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री उस फैमिली से तो मिल सकता था, लेकिन न गृह मंत्री मिलने आया। ये सब इसलिए नहीं आए क्योंकि वो एक मुसलमान थी। मुसलमान से मिलने में इनको शायद ये लगता है कि इनका कोई इनका छुपा हुआ वोट है, वो नाराज़ हो जाए। और ये हमें बहुत तकलीफ थी इस बात कि आखिर जमहूरियत में ऐसा हमारे साथ भेदभाव क्यों? जब हम आपको वोट दे रहे हैं, आपको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, तो आप हमारी तकलीफ में क्यों नहीं खड़े हो? और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये बहुत बड़ा रैकेट है। सिविल डिफेंस में 2 दिन पहले ही, यानी 25 अगस्त को ही, रविंद्र मेहरा नाम का आदमी रेड हैंडेड पकड़ा गया था एंटी करप्शन ब्रांच की रेड में, और उसकी लड़की ये जो थी वो पीए थी। यही उसका कानून, उसका सब तिजोरी या कागजात या पैसे वैसे जो चालान के आते थे वो रखती थी, तो इसके पास सबूत थे। और वो इतना बड़ा रैकेट है कि उस रैकेट का ही वो शिकार हुई ये लड़की। क्योंकि उसके बाद दिल्ली सिविल डिफेंस ने क्या किया है कि जो 100-125 लोग जो उस काम में कार्यरत थे, 100-125 सिविल डिफेंस कर्मी जो चालान का पैसा उगाते थे, जो डीडीएमए का जो उल्लंघन करते थे या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते थे, उनसे पैसे उगाते थे, वो सारे जो काम करने वाले थे उनको सबको दिल्ली सरकार ने घर बिठा दिया, उनकी जगह नए ले आए। तो दिल्ली सरकार ये तो मान रही है कि रैकेट हुआ है, लेकिन उसे गुपचुप तरीके से जांच करा रही है, उसको ओपनली जांच नहीं करा रही, क्योंकि दिल्ली सरकार उसमें शामिल है, अपने बड़े अधिकारियों को बचाना चाहती है। तो राबिया सैफी का केस अभी कहीं गया नहीं है, हमने छोड़ा नहीं है। अभी तक हमने 19 कैंडल मार्च निकाले हैं। अब हम उसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, कोर्ट में गए हैं, और हम इसको बहुत अच्छे से लड़ेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है कि राबिया सैफी को इंसाफ